हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने लाप्लास इक्वेशन और पॉइजन्स इक्वेशन निकाली थी और डेल ऑपरेटर और डेल स्क्वायर ऑपरेटर की वैल्यूज़ को हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में उनकी वैल्यूज़ को हमने निकाला था और मैंने आपको उन ऑपरेटर्स की वैल्यू लिख करके बताई थी जो आपको याद होनी चाहिए और एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। आज के वीडियो में हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है यूनिकनेस थ्योरम। ठीक है, हिंदी में इसे हम कहते हैं अद्वितीयता प्रमेय। ये हमारी जो थ्योरम है यूनिकनेस थ्योरम, ये पॉइजन्स और लाप्लास इक्वेशन से ही रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारी जो लाप्लास इक्वेशन होती है वो पॉइजन्स इक्वेशन का ही एक स्पेशल फॉर्म होता है। पॉइजन इक्वेशन होती है हमारी डेल स्क्वायर फाई इज़ इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्साइलन। और जब भी हमारा जो सिस्टम है वो चार्ज लेस हो यानी कि नेट क्यू ज़ीरो हो तब हमारा रो भी ज़ीरो होगा। उस केस में जो पॉइजन्स इक्वेशन होती है वो हमारी लाप्लास इक्वेशन बन जाती है डेल स्क्वायर फाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये थी हमारी लाप्लास इक्वेशन। अब जो यूनिकनेस थ्योरम होती है वो क्या कहती है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है यूनिक, कोई भी चीज़ का क्या होना, यूनिक होना, अद्वितीय होना। तो ये जो थ्योरम होती है ये ऐसा कहती है कि किसी एक गिवन बाउंड्री कंडीशन के अंदर इस लाप्लास इक्वेशन का केवल और केवल एक सल्यूशन हो सकता है। किसी एक पर्टिकुलर बाउंड्री कंडीशन के अंदर इसके एक से ज़्यादा सल्यूशन नहीं हो सकते हैं। यानी दिए हुए परिसीमा प्रतिबंधों के अंदर, दी हुई बाउंड्री कंडीशंस के अंदर हमारी जो लाप्लास इक्वेशन होती है उसका एक अद्वितीय हल होता है या फिर उसका एक यूनिक सल्यूशन होता है। यहाँ पर मैं आपको लिख करके बताऊँगी। इस थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि किसी विद्युत क्षेत्र के लिए दिए गए बाउंड्री कंडीशंस या परिसीमा प्रतिबंधों के अंदर लाप्लास समीकरण का केवल और केवल एक हल होता है। यानी उसका एक अद्वितीय हल होता है किसी गिवन बाउंड्रीज के अंदर, जबकि विद्युत विभव परिसीमा पर एक विशिष्ट फलन हो उस पूरी बाउंड्री के अंदर, और बाउंड्री पर हमारा जो पोटेंशियल गिवन है वो एक फंक्शन होना चाहिए, एक गिवन फंक्शन हमारे पास होना चाहिए। इंग्लिश में इसे हम इसका स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गिवन बाउंड्री कंडीशंस देयर एग्जिस्ट ओनली एंड ओनली वन, और वी कैन से यूनिक सोल्यूशन फॉर लाप्लास इक्वेशन। जबकि हमारा जो पोटेंशियल है इज अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑन बाउंड्रीज। अब इसका क्या मतलब होता है, इसको हम एक डेरिवेशन करके समझेंगे। डेरिवेशन करने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारी लाप्लास इक्वेशन के हमारे पास दो सॉल्यूशंस है किसी एक गिवन बाउंड्री कंडीशन में। हम ये मान लेते हैं इन एनी गिवन बाउंड्री कंडीशन, इन एनी गिवन बाउंड्री कंडीशंस we have two solutions of Laplace equation। हम ये मान लेते हैं कि दिए गए परिसीमा प्रतिबंधों के अंदर हमारे पास लाप्लास इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हैं। ठीक है, और उन सॉल्यूशंस को हम मान लेते हैं फाई 1 एंड फाई 2। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारी लाप्लास इक्वेशन को संतुष्ट करती है। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर फाई 1 भी ज़ीरो के बराबर होगा और डेल स्क्वायर फाई 2 भी हमारा क्या होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, लाप्लास इक्वेशन को हमारा संतुष्ट कर रहे हैं। अब ये मान लेते हैं, अब क्योंकि ये जो ऑपरेटर है वो भी एक लीनियर ऑपरेटर है, रैखिक ऑपरेटर है, और ये जो हमारी समीकरण है ये भी एक रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि इनका जो कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों सॉल्यूशंस का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो भी हमारी इस इक्वेशन को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, इसको फॉलो करेगा। तो हम ये मान लेते हैं एनी लीनियर कॉम्बिनेशन, any linear combination of these two, any linear combination of these two will follow the Laplace equation। जो भी हमारी लाप्लास इक्वेशन को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो उसके हिसाब से हम मान लेते हैं कि इनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन है फाई 1 माइनस फाई 2, क्योंकि जो डिफरेंस होता है हमारा वो एक लीनियर फंक्शन होता है।
इसे हम मान लेते हैं phi 3 के बराबर। तो ये जो phi 3 होगा वो भी हमारी लाप्लास इक्वेशन को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो इस केस में हम ये लिख सकते हैं देन डेल स्क्वायर phi 3 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। इसका कहने का क्या मतलब हो गया कि अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन है तो उनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। इसकी जगह पर प्लस भी हो सकता था, कोई डाउट नहीं, जो एडिशन होता है वो भी हमारा लीनियर फंक्शन होता है। तो हमने ये मान लिया कि इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी इस इक्वेशन को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो हमने यहाँ पर क्या मान लिया है, phi 1 माइनस phi 2 को phi 3 कंसीडर किया। तो उस केस में हमारा phi 3 भी इस इक्वेशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब हम phi 3 की जगह पर इसकी वैल्यू रख लेते हैं। phi 3 की जगह पर हमारे पास क्या है, phi 1 माइनस phi 2। ये भी किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमें मिलेगा डेल स्क्वायर phi 1 माइनस डेल स्क्वायर phi 2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ नेगेटिव में है, यहाँ पॉजिटिव में चली जाएगी। तो उससे मुझे एक और लाइन मिलेगी, डेल स्क्वायर phi 1 इज़ इक्वल टू डेल स्क्वायर phi 2। ठीक है, हमने क्या किया, इनकी साइड्स को चेंज कर दिया है। अब अगर इन दोनों का डेल ऑपरेटर सेम चीज़ है, ऑपरेटर तो एक ही चीज़ होती है, अगर डेल ऑपरेटर को phi 1 पर लगाने पर भी वही रिजल्ट मुझे मिल रहा है जो डेल स्क्वायर ऑपरेटर को phi 2 पर लगाने पर मिलता है, तो इसका क्या मतलब हो गया, मैं इस डेल स्क्वायर ऑपरेटर को एक दूसरे से क्या कर सकती हूँ, एलिमिनेट कर सकती हूँ। इससे मुझे क्या चीज़ मिलेगी, phi 1 विल ऑल्सो बी इक्वल टू phi 2। ठीक है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या मतलब है, हम मान के चले थे कि phi 1 और phi 2 दो अलग अलग सॉल्यूशंस है, लेकिन अल्टीमेटली प्रूफ करते हुए हमें क्या मिला कि phi 1 जो है वो एग्जैक्टली इक्वल है phi 2 के। यानी ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हो करके ये दोनों चीज़ें सेम हैं। दस they are not different solutions, they are not different solutions। यानी ये जो दोनों चीज़ें हैं वो एक ही है, they both are आइडेंटिकल। यानी आइडेंटिकल का क्या मतलब होता है, एक ही चीज़ है, दे बोथ आर आइडेंटिकल, ये दोनों चीज़ें एक ही है। इसका ये मतलब है कि हम जो मान करके चले थे वो कॉन्सेप्ट ही गलत था और इसके दो अलग अलग सॉल्यूशंस पॉसिबल हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो ये पॉसिबिलिटी लेकर के चले थे कि मान लेते हैं इसके दो अलग अलग सॉल्यूशन है, लेकिन लास्ट में हमारी बात क्या हो गई, गलत हो गई कि ये तो दोनों चीज़ें एक ही है। इससे ये प्रूफ होता है कि किसी भी दी हुई बाउंड्री कंडीशन के अंदर लाप्लास इक्वेशन के दो अलग अलग सॉल्यूशन नहीं हो सकते, और अगर इसके दो सॉल्यूशन होते भी हैं तो वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इससे एक और पॉइंट हमको निकल करके आता है कि अगर हमारा phi 3 0 के बराबर है तो phi 1 जो होगा वो phi 2 के बराबर है ना। मतलब कि हमने अभी ये प्रूफ किया कि phi 1 और phi 2 बराबर है, तो जब मैं इस चीज़ में इसको पुट करूँगी phi 1 इज इक्वल टू phi 2, तो phi 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि इसका जो मैक्सिमा या मिनिमा होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी बाउंड्रीज़ पर हो सकता है। उस फील्ड के अंदर कभी भी फील्ड ये पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम नहीं हो सकती है। इसका जो मैक्सिमा या मिनिमा होता है, मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ phi 3 ऑफ पोटेंशियल, किसी भी पोटेंशियल की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जो है ओनली एग्जिस्ट ऑन बाउंड्रीज़। उसकी जो बाउंड्री होगी, उसकी जो सीमाएं होंगी, केवल उस फील्ड की सीमाओं पर ही विभव की वैल्यू मतलब या तो मैक्सिमम हो सकती है या मिनिमम हो सकती है। फील्ड के अंदर, ठीक है, उसकी वैल्यू कभी भी मैक्सिमा या मिनिमा नहीं हो सकती है। वहाँ पर हमेशा phi 1 जो होगा वो phi 2 के बराबर रहता है। यानी इस तरह के जो फील्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बनाते हैं। इसके अंदर कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती है। इस फील्ड की वजह से इनफाइनाइट पर भी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम बनी रहेगी, सिर्फ इसकी बाउंड्रीज़ पर इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमें मिल सकती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें यूनिकनेस थ्योरम से पता चलता है। यूनिकनेस थ्योरम को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये थ्योरम सिर्फ इतना बताती है कि
लाप्लास की इक्वेशन का किसी दिए हुए फील्ड के अंदर केवल और केवल एक सॉल्यूशन हो सकता है, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकते। लाप्लास की इक्वेशन हमेशा एक फील्ड के अंदर, एक बाउंड्री कंडीशंस के अंदर अपना यूनिक वैल्यू रखता है, ठीक है, अपना यूनिक सॉल्यूशन रखता है और वो कभी भी सेम नहीं हो सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड।